हम लोग बात करेंगे हिंदी पर, ठीक है भाई। हम लोग हिंदी पर बात करेंगे और हिंदी में आज हम लोगों का ये पहला चैप्टर रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में भाषा पर बात करेंगे, ठीक है भाई, हिंदी भाषा। तो हिंदी की शुरुआत हमारा जो है, पहला जो चैप्टर हम लोगों का है ये भाषा, ठीक। सबसे पहले बात किया जाएगा भाषा जो है ये वास्तव में है क्या। अगर भाषा पर हम लोग बात करें तो भाषा, इसके बारे में ये जान लीजिए कि भाषा क्या है, एक माध्यम। भाषा एक माध्यम है, अभिव्यक्ति और विचार। ये माध्यम क्या है, ये आपके जो विचार हैं, जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति और विचार को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है भाषा। इसकी शुरुआत होती है, भाषा आया कहां से। सबसे पहले अगर बात की जाए भाषा आया कहां से, तो भाषा की उत्पत्ति जो है, यह भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से। भाषा की जो उत्पत्ति है यह होता कहां से है, तो संस्कृत के भाष धातु से। संस्कृत के भाष धातु से। तो पूछा जाए भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जिसका जो अर्थ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, बोलना या कहना, कहना। तो हम लोगों का ये पहला जो है शुरुआत हुआ हिंदी में, पहला जो चैप्टर है भाषा। हम लोगों को जो है भाषा समझना है और यहां से फिर हम लोग डीपली बात करेंगे कि भाषा वास्तव में कहाँ की क्या भाषाएं हैं, क्या लैंग्वेज, इस पर हम लोग बात करें। अभी हमने बात किया कि भाषा जो है एक माध्यम है, विचार और अभिव्यक्ति को जो है, अपने विचार और अभिव्यक्ति को दर्शाने का एक माध्यम। ये भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होती है, जिसका अर्थ क्या होता, बोलना या कहना होता। मतलब हम जो है अपने विचार को जो है, अपने विचार भाषा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अपने विचार जब हम भाषा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं तो इसके कितने माध्यम हो सकते हैं। अगर भाषा के माध्यम की बात करें तो भाषा के अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो 3 हो सकता है। एक हो सकता है मौखिक भाषा, एक हो सकता है मौखिक भाषा, दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा और तीसरा हो जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो भाषा को या भाषा के जो माध्यम है वो 3 है। एक मौखिक भाषा हो गया, लिखित भाषा हो गया और सांकेतिक भाषा। इतने माध्यम से हम लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं। अभी जो मौखिक भाषा है, जैसे एक शिक्षक व्याख्यान देता है, एक टीचर पढ़ाता है, तो टीचर जो है जो लेक्चर और व्याख्यान देता है मौखिक रूप से, वो मौखिक भाषा। या आपने जो है किसी व्यक्ति को कुछ भी कहा तो आपने मौखिक रूप से कहा, लेकिन यदि आप में और उसके बीच में दूरी हो तो उस दूरी के बीच में यदि आप कुछ बोलेंगे तो वो बातें वो समझ नहीं पाएगा, उसको लिखकर बताना पड़ेगा। तो लिखित भाषा, चिट्ठी लिखना है, पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, ये सब हो गया लिखित भाषा। सांकेतिक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गूंगा हो, तो गूंगे व्यक्ति को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए संकेत के रूप में बताना पड़ेगा, संकेत के रूप में उसे बताना पड़ेगा। पंडित कामता प्रसाद गुरु बताते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, पंडित कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु ने कहा, इनके स्टेटमेंट हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने यह कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट करता है। भाषा वह
भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार दूसरे पर प्रकट करता है, ये किसने कहा? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि दूसरे पर प्रकट करता है। इसका मतलब यह हो गया कि भाषा जो है अभिव्यक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम है, और अभिव्यक्ति को प्रकट हम 3 तरीके से कर सकते हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से या सांकेतिक रूप से, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम बात करें मौखिक रूप से, तो मौखिक रूप से जैसे हम जो बोलते हैं वह एक प्रकार का ध्वनि, वह क्या है? ध्वनि। जैसे हमने यहां पर ऐसे किया, बोर्ड पर हमने मार्कर से इसे पीटा, तो यहां पर एक ध्वनि निकला, एक ध्वनि उत्पन्न हुआ। अब अगर जो ध्वनि यहां पर या मंदिर में जाके पुजारी ने घंटी को बजाया तो वहां से एक ध्वनि निकला, और अगर उस ध्वनि को, या जो हम बोल रहे हैं यह एक प्रकार का ध्वनि, अगर इस ध्वनि को हम लिखना चाहें तो इस ध्वनि को हमें क्या करना पड़ेगा? वर्डों के माध्यम से लिखना पड़ेगा। इसके माध्यम से वर्ड, मतलब ध्वनि को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्ड्स। ध्वनि अगर लिखना है तो हमें वर्डों का प्रयोग करना पड़ेगा। जब बहुत सारे वर्ड हम इकट्ठा कर देते हैं, बहुत सारे वर्डों को मिलाते हैं, वर्ड माने अक्षर, वर्ड का अर्थ यहां होता है अक्षर। जब बहुत सारे वर्ड या अक्षर को मिलाते हैं तो बन जाता हमारा शब्द, तब जाकर हमारा शब्द तैयार होता है। और जब कई शब्दों को हम जोड़ते हैं तो शब्दों को जोड़ने पर बन जाता है एक पद। क्या बन जाता है? पद। शब्दों को जोड़ने पर बन गया पद। अब शब्दों को जोड़ने पर जब पद बन गया तो कई पदों को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है वाक्य। तो कई पदों को मिलाने पर क्या बनता है? वाक्य। और जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाए, और एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, ऐसे करते करते जब हम पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा बन जाता अनुवृत्ति। इसको कहते हैं अनुवृत्ति। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ध्वनि को अगर लिपिबद्ध करना है तो ध्वनि को लिपिबद्ध करने के लिए हमें वर्डों का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत सारे वर्ड या अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनता है, शब्दों को मिलाने से पद बनता है, और जब कई पद मिल जाते हैं तब हमारा वाक्य तैयार होता है, और वाक्य से ही हमारा जो है क्या आ जाएगा? अनुवृत्ति आ जाएगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले यह कहा जाएगा कि अगर पूछा जाए कि यहां पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो हो जाएगा ध्वनि। लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ड। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होता है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ध्वनि। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ध्वनि या मौखिक भाषा, ध्वनि, या यहां हम लिख देते हैं मौखिक भाषा, ऐसे लिख देते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा आपका ध्वनि। ध्वनि होता है। और अगर यह कह दे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वर्ड। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो यह हो जाता हमारा वर्ड। ये 2 बातें हम लोगों को यहां समझना है, ठीक? ऐसे तो इतनी बातें हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर लिया कि भाषा एक माध्यम है विचार को या अभिव्यक्ति को दर्शाने का,
माध्यम वैसे 3 हो सकते हैं, और जो भाषा है इसकी शुरुआत कहां से होती है? संस्कृत। संस्कृत के भाष धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना होता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भाषा के बारे में कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे के ऊपर प्रकट कर सकता है। हमने कहा कि अगर कुछ हम बोल रहे हैं तो एक प्रकार का ध्वनि है, और जो ध्वनि है अगर उसको हम लिखना चाहें तो वर्ड या अक्षर के माध्यम से ध्वनि लिखेंगे। जैसे हमने यहां पर बताया कि हम जो है ऐसे हमने किया, यहां पर खट या टन की जो आवाज आती है, तो खट या टन लिखने के लिए हमें वर्ड चाहिए, और जब बहुत सारे वर्डों को मिलाएंगे तब शब्द बनेगा, और शब्दों से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, और वाक्य से ही हमारा आगे चलकर अनुवृत्ति बन जाता है। अनुवृत्ति का मतलब होता है एक पूरा पैराग्राफ जब कंप्लीट हो जाता है तब। अगर यहां बात किया जाए, ये तो हो गया हमारा जो है भाषा। अब यहां पर जो है समझना है कि भाषा जो है, भाषा के कई परिवार हैं, भाषा का अपना कई परिवार है। जैसे दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको द्रविड़ भाषा कहते हैं। जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं वो कहलाता है द्रविड़ परिवार की भाषा। द्रविड़ परिवार की भाषा, तो जो द्रविड़ परिवार की भाषा है जिसमें आ जाता है आपका तमिल, जिसमें आपका तेलुगु, जिसमें आपका कन्नड़ हो जाएगा, जिसमें हो जाता है मलयालम, जिसमें आपका मलयालम के अलावा जो है इसमें कोंकणी हो जाता है, जिसमें आपका तुलु भाषा हो जाता है। ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। द्रविड़ माने दक्षिण की भाषा इसको कहा जाता है। तो भाई दक्षिण की भाषा या द्रविड़ परिवार की भाषा, इतनी भाषाएं द्रविड़ परिवार की। लेकिन हम यहां हिंदी पर बात करें तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा। हिंदी जो है यह भारोपीय परिवार की भाषा है। तो पूछा जाएगा कि जो हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आता है। यह भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी। अब जो है हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात यहां यह किया जाए कि हिंदी जो है यह वास्तव में हिंदी हमारे देश की राजभाषा है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। दो बातें यहां समझना। हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा। तो यहां पर हम लोग बात करें तो पता चलेगा कि हिंदी हमारा राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा क्या होता है? क्या हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है? क्या केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है? तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को समझना है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर यह है, जिस देश का संविधान यह आदेश दे, संविधान जिस देश का यह आदेश देता है कि उस देश के गजट का प्रकाशन जिस भाषा में होगा वही वहां की राजभाषा है। मतलब गजट का जो प्रकाशन होता है वो जिस भाषा में होता वही क्या होता है? राजभाषा होता है। और अगर हम बात करें तो राजभाषा हिंदी को कैसे राजभाषा कहा गया, तो यह बात है आप देखेंगे जब संविधान हमारा बन रहा था, जब संविधान लिखा जा रहा था, तो जो लोग लिख रहे थे संविधान को, उन लोगों के मन में विचार आया, चूंकि जब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारत में आधुनिक पुरुष कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय, इनके विचार संविधान निर्माताओं के मन में आया। चूंकि राजा राम मोहन राय का एक विचार था, इन्होंने कहा था कि जब भी हमारे देश में भाषा को लागू किया जाए या भाषा अपनाया जाए तो वो भाषा क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए। तो हिंदी को एक भाषा के रूप में अपनाने का सुझाव किसने दिया था? तो हम कहेंगे कि हिंदी को
अपनाने का सुझाव किसने दिया था? राजा राम मोहन राय। हालांकि राजा राम मोहन राय संविधान बनने से पहले ही, बहुत पहले इनका निधन हो गया था, लेकिन संविधान निर्माताओं को यह बात याद था कि जब भी हमारे देश में भाषा की बात होगी तो वह भाषा क्या होना चाहिए? हिंदी। इसीलिए राजा राम मोहन राय के विचार को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो हिंदी हमारा क्या है? राजभाषा। कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। किसका विचार था? तो ये राजा राम मोहन राय का विचार था। ये राजा राम मोहन राय का विचार था और इसलिए इनके विचार को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और हमारे संविधान में, हमारा जो संविधान है उस संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो 343 से लेकर 351 तक ये हिंदी को बताता है राजभाषा। हिंदी को ये क्या बताता है? राजभाषा बताता है। हिंदी को राजभाषा ये दर्शाता है। तो क्या हिंदी राजभाषा है तो राष्ट्रभाषा क्या होता है? अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो राष्ट्रभाषा होता है ये राष्ट्रभाषा है क्या? राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिस भाषा को उस देश की लगभग 65% जनता जिस भाषा को बोलती हो, जिस भाषा को समझती हो और जिस भाषा को लिखती हो, अगर 3 बातें फॉलो होती, ऐसी भाषा जिसे वहां के रहने वाली कुल जनसंख्या का 65% बोलती हो, समझती हो और लिखती हो, ऐसे भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो क्या कई भाषाएं हमारे देश की राष्ट्रभाषा हो सकती हैं? हां, यदि इस क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं तो अभी हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि हिंदी को 65% जनता बोलती भी है, लिखती भी है, समझती भी है। अंग्रेजी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी को न तो 65% जनसंख्या बोलती है और ना ही 65% जनसंख्या समझती है और ना ही 65% लिखती है। इसलिए जिस दिन हमारे देश में अंग्रेजी को लोग 65% जनसंख्या लिखना समझना चालू कर देगी, उस दिन अंग्रेजी भी राष्ट्रभाषा हो जाएगा, उस दिन उर्दू भी राष्ट्रभाषा हो जाएगा, उस दिन संस्कृत भी राष्ट्रभाषा हो जाएगा। अभी केवल हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी है क्या, तो सबसे पहले राजभाषा है, इसके बाद राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं लिखा है, राजभाषा लिखा है। और हिंदी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। और यह विचार किसका था? तो राजा राम मोहन राय का विचार था और उन्हीं के विचारों को ध्यान में रखते हुए हिंदी यहां अपनाया गया। अब हम लोग बात करें कि हिंदी वास्तव में किस भाषा का शब्द है, तो यहां निकल कर आता है कि हिंदी मुख्यतः जो है फारसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी है, अगर बात किया जाए हिंदी वस्तुतः यह फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। तो यह सवाल पेपर में आता है कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, तो हमें बताना कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और अगर बात करें कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से होती है। हिंदी की उत्पत्ति अगर पूछा जाए तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु से होती है। हिंदी की उत्पत्ति अगर पूछा जाए तो संस्कृत
के सिंधु, संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई, सिंधु शब्द से हुई है। तो एक बात तो ये भी याद रखना है, अगर पूछा जाए हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से, तो संस्कृत शब्द के सिंधु से, लेकिन हिंदी वास्तव में किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का। दो बातें यहां, हम यहां पर सिंधु क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वेद है, जो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, उस वेद में सिंधु नदी का उल्लेख बार बार हुआ है। और सिंधु को यूनानी भाषा में कहा जाता है इंडोस, और इंडोस से निकल कर आता है इंडिया। इंडोस से क्या निकल कर आता है, इंडिया। तो इसलिए अगर पूछा जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी, और हिंदी की उत्पत्ति किससे होती है, तो संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति यहां पर मानी जाती है। तो इतनी बातें हम लोगों के समझ में आ गए। अब हम लोग अगले जो है स्टेप पर बढ़े। अगर अगले स्टेप पर बढ़े तो सबसे पहले यहां पर बात किया जाएगा कि दुनिया का सबसे प्राचीन जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उस भाषा को कहते हैं संस्कृत। तो अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो क्या बताना है, संस्कृत सबसे प्राचीन लैंग्वेज माना जाता है। संस्कृत क्या है, सबसे प्राचीन लैंग्वेज माना जाता है। और उस पर भी आगे हम लोग बात करें तो यहां पर बात किया जाएगा संस्कृत क्या है भाई, संस्कृत आर्य भाषा। संस्कृत क्या है, संस्कृत को आर्य भाषा कहा जाता है, आर्य भाषा कहा जाता है। अगर पूछा जाए हिंदी का उदय कब हुआ, हिंदी का प्रादुर्भाव, हिंदी का अगर पूछा जाए कि प्रादुर्भाव कब हुआ, तो याद रखना है 1000 ईस्वी में हुआ। तो हिंदी का जो उदय है वो 1000 ईस्वी में माना जाता है। अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझना है कि जो प्राचीन भाषा है, जो प्राचीन भाषा भी हमने कहा संस्कृत है, तो प्राचीन जो आर्य भाषा है, प्राचीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। तो पूछा जाएगा कि प्राचीन भाषा, प्राचीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। आप कहेंगे कौन कौन सा भाषा है, तो सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ही आता। अगर पूछा जाए कि भाषा को या आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो आर्य भाषा ही बताइएगा 3 भागों में। सबसे पहले आता है प्राचीन आर्य भाषा, इसके बाद आता है मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, इसके बाद आता है आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। ये हम लोगों को जो है इसका टाइम याद रखना है। तो प्राचीन आर्य भाषा का समय 1500 बीसी से 500 बीसी, तो इसका टाइम है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। बीसी माने ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट पर बात कर रहे हैं। मध्यकालीन का समय पूछा जाए तो 500 से 1000 ईस्वी, तो मध्यकालीन का समय होता है 500 बीसी से 1000 ईस्वी माने बीसी, बीसी माने ईस्वी। और आधुनिक अगर पूछा जाए तो इसका समय याद रखना 1000 ईस्वी से अब तक। तो अभी तक जो चल रहा है ये हम लोगों का चल रहा है आधुनिक आर्य भाषा। अभी वर्तमान में आधुनिक आर्य भाषा चल रहा है। तो ये हो गया कि आर्य भाषा जो है इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया, 3। एक हो गया प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा हो गया मध्यकालीन, और जो तीसरा है उसका नाम है आधुनिक आर्य भाषा। और सबका टाइम भी याद रखना है 1500 से 500 ईसा। ये ईसवी ना लिखिएगा, इसको आप ईसा पूर्व करिएगा। ये 1500 ईसा पूर्व लिखना है। तो 1500 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व। बीसी माने होता है ईसा पूर्व, बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले।
तो 500 ईसा पूर्व से 1000 यहां पर ईस्वी लिखा है हमने, और ये हमने लिखा 1000 ईस्वी से अब तक। अब सारी बातें क्लियर है। तो याद रखना, अगर पूछेगा प्राचीन आर्य भाषा का समय बताइएगा, तो 1500 से 500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। मध्यकालीन का समय पूछेगा तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। आधुनिक पूछा जाएगा तो 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय चल रहा है वो चल रहा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और अगर ऑप्शन में यहां पर ईसा पूर्व हिंदी में न लिखा रहे तो यहां अंग्रेजी में लिखा रहेगा बीसी, तो घबराइएगा नहीं। बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा मसीह के जन्म के पहले, माने ईसा पूर्व, पूर्व माने पहले। यहां पर अगर लिखा रहे ऐसे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 500 लिखा बीसी से 1000 एडी, एडी माने होता ईस्वी, एनो डोमिनी, और अगर 1000 यहां पर एडी लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, माने एनो डोमिनी, अभी जो चल रहा है। तो इतनी बातें हम लोगों ने समझ लिया। हम लोगों ने समझा कि हिंदी भारोपीय परिवार से आता है। हिंदी क्या है? राजभाषा है, क्योंकि इसको जो है संविधान के निर्माताओं ने राजा राम मोहन राय के विचारों को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया, और इसे हमारे संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर ये कहा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब है, तो 10 जनवरी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, क्योंकि 14 सितंबर को जो है हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया, मतलब हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। और जो 10 जनवरी है ये मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। इसलिए 2006 से प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया और पहली बार मनाया गया। तो इतनी बातें हम लोगों ने यहां समझ लिया, और हमने बताया कि द्रविड़ परिवार के अंतर्गत जो साउथ की लैंग्वेज है वो सब द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। और आर्य भाषा भी हमने बताया कितने भागों में, 3 भागों। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमने बताया 1500 जो है यहां बीसी से लेकर 500 बीसी बता दिया, और हमने बताया 500 बीसी से 1000 एडी या मध्यकालीन, और अभी जो चल रहा है वो 1000 एडी से अभी वर्तमान में हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भी वर्तमान में चल रहा है। अब ये कहा जाए कि जो हिंदी है, हिंदी जो हमारा है, इसकी जननी कौन है? तो हिंदी की अगर पूछा जाए आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी जो है ये कौन है? तो संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। फिर पूछा जाए अगर कि यहां समझिएगा, पूछा जाएगा कि हिंदी की आदि जननी तो हो जाएगा आपका संस्कृत, और पूछा जाए कि देव भाषा किसे कहा जाता है, तो देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है। देव भाषा किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है। देववाणी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है। देववाणी भी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है, देवभाषा भी कहा जाता है, और हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना है कि सबसे पहले अभी हमने बताया कि सबसे प्राचीन भाषा क्या हो जाता है? संस्कृत हो जाता है। अब संस्कृत भी 2, आप कहेंगे 2 संस्कृत क्या? एक होता है वैदिक संस्कृत, एक होता है वैदिक संस्कृत, और दूसरा जो है उसको कहते हैं लौकिक संस्कृत। तो ऐसा भी है कि संस्कृत यहां हमने बता दिया, 2 बताया, एक वैदिक और एक लौकिक। आप कहेंगे वैदिक संस्कृत और लौकिक क्या होता है? वैदिक संस्कृत का मतलब
कि जिस समय में वेदों की रचना हुई, जिस समय में वेदों की रचना हुई वो हो गया वैदिक संस्कृत। मतलब जो हमारा वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। और जो लौकिक संस्कृति है, इसमें आपका उपनिषद लिखा गया, इसमें अरण्यक ग्रंथ लिखे गए, इसमें वेदांगों की रचना हुई। तो जितने भी जो है उपनिषद, वेदांग, ये सब यहां लिखे गए। मतलब यहां का जो संस्कृत था, इसको सभी लोग सुन सकते थे, बोल सकते थे। लेकिन लौकिक संस्कृत को बाद में, पहले तो यह संस्कृत था, लेकिन बाद में भाषा जटिल हो गया। और आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अगर संस्कृत बोल देगा, अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो उसके जीभ को काट लिया जाएगा, उसके कान में तेल डाला जाएगा। ये वो दौर आ गया लौकिक संस्कृत। इसका मतलब यहां भाषा कठिन हो गई। जब भाषा कठिन हो गया तो लोगों ने क्या किया, एक नए भाषा को जो है, एक नया भाषा निकाल के आता है मार्केट में, और उस भाषा को कहते हैं प्राकृत भाषा। तो जब किसी भी भाषा पर प्रतिबंध लगेगा, उसको रोका जाएगा, तो एक नई भाषा का जन्म हो जाएगा, प्राकृत भाषा। और आप जानते हैं कि प्राकृत भाषा जो है ये किस जैन धर्म के लोगों के जो है द्वारा बोला गया। प्राकृत भाषा के बाद एक नई भाषा आती है, पाली भाषा। पाली भाषा, तो ये भी भाषा समझिएगा, बौद्धों की भाषा है। प्राकृत भाषा जैनों की भाषा है, पाली भाषा बौद्धों की भाषा है। समझ में आया भाई? और पाली भाषा जो है, इसके बाद आप देखेंगे पाली भाषा के बाद जो है संस्कृत के बाद क्या आता है, थोड़ा समझिएगा, यहां थोड़ा चेंज करिएगा। सबसे पहले क्या है भाई, लौकिक संस्कृत के बाद सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले पाली आया। पाली थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। पाली के बाद आया आपका प्राकृत, प्राकृत आया, और प्राकृत के बाद आता है आपका यहां पर जो है अपभ्रंश। और अपभ्रंश के पूर्वकालिक अवस्था को क्या कहते हैं भाई, अवहट्ट कहते हैं। तो यहां पर लिखना है अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद लिखना है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या लिखना है, यहां पर हिंदी लिखना। तो ये आपको इतनी बातें याद रखना है। हमने आपको क्या क्या बता दिया, हमने कहा संस्कृत को दो भागों में बांटा, फिर हमने लौकिक संस्कृत बताया, लौकिक से पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हमने हिंदी बता दिया। तो ये कर्म हमारा हो जाता है हिंदी का। अब याद रहे कि अब यहां से सवाल क्या पूछेगा, सवाल ऐसे बनता है कि संस्कृत के, ध्यान समझिएगा, संस्कृत में पूछा जाएगा कि संस्कृत जो है, जो हमारा है, ये आर्य भाषा। अब यहां से सवाल देखिएगा, यहां शुरू होता है, पाली भाषा के पूर्वकालिक अवस्था को क्या कहते हैं, तो लौकिक संस्कृत कहते हैं। प्राकृत के पूर्व माने पहले, प्राकृत के पूर्वकालिक अवस्था को पाली कहते हैं। अवहट्ट के पूर्वकालिक अवस्था को प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश के पूर्वकालिक अवस्था को अवहट्ट कहते हैं। ऐसे करके पूछेगा तो लौकिक आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अवहट्ट आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर यहां से हिंदी का जन्म होता है। तो इतनी बातें हम लोगों ने यहां समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि जो ये अवहट्ट है, जो ये अवहट्ट है, अवहट्ट माने भाषा अपने रास्ते से क्या हो गया भाई, हट गया, तो अवहट्ट। अब इसके बारे में जानना है कि जो है एक पुस्तक है, उस पुस्तक को किसने लिखा, विद्यापति। तो अगर पूछा जाए कि अवहट्ट का प्रयोग कहां मिलता है, तो याद रखना है अवहट्ट का पहला प्रयोग किसने किया, तो विद्यापति की कीर्ति लता। अगर पूछा जाए अवहट्ट का पहला प्रयोग, अवहट्ट का पहला प्रयोग कहां किया गया, तो याद रखना कहां किया गया। अगर ऐसा पूछा जाए तो बताना अवहट्ट का पहला प्रयोग किया गया था विद्यापति की कीर्ति लता में, विद्यापति के कीर्ति लता में, कीर्ति लता यही में जो है, इसी पुस्तक में पहली बार अवहट्ट का उल्लेख होता है, विद्यापति के कीर्ति लता में होता है। इसमें लिखा देसियल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपाओ अवहट्टा। मतलब ये पुस्तक याद रखिएगा, कीर्ति लता जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसको किसने लिखा, तो इसको विद्यापति ने लिखा। और इसी पुस्तक में क्या मिलता हमें, इसी पुस्तक में हमें मिलता है अवहट्ट का प्रयोग इसी में हुआ है। और इसको लिखा किसने, विद्यापति ने लिखा। किसने लिखा भाई, विद्यापति ने लिखा। अब हम और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें तो
अवहट्ट का प्रयोग जो है विद्यापति के कीर्ति लता में हुआ है। अवहट्ट का प्रयोग विद्यापति के कीर्ति लता में होता है। ठीक, इसके आगे अगर बढ़ें तो हमने कहा कि दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 3000 भाषाएं। अगर उन 3000 भाषाओं में से हम केवल 10 भाषा पर चर्चा करें तो विश्व की सबसे पावरफुल 10 भाषाओं में हिंदी कितने नंबर पे आता है? नहीं, तीसरे नंबर पे। तो विश्व की 10 भाषाओं में हिंदी का स्थान कितना है? तीसरा है। विश्व की 10 भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। हिंदी का स्थान कितना है? तीसरा है। तो हिंदी का स्थान तीसरा हो जाएगा। तो पूछेगा दुनिया में हिंदी कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो पहला भाषा किसका है? अंग्रेजी। पहला कौन सा लैंग्वेज है? पूरे दुनिया में कौन सा भाषा बोला जाता है? पहले सबसे ज्यादा अंग्रेजी है, दूसरा भाषा है मंदारिन, मंदारिन चाइना की भाषा, और तीसरा भाषा क्या हो जाता है? हिंदी। तो भारत के अंदर हिंदी को कितने नंबर पर? तीसरा नंबर है। हिंदी तीसरे नंबर पे आता है, अंग्रेजी, मंदारिन और हिंदी। तो पूछा जाएगा हिंदी का स्थान क्या है, तो क्या बताना है? हिंदी जो है दुनिया के जो है 10 भाषाओं में अपना स्थान तीसरा रखता है। तो ये भी याद रखना है। अब यहां पर बात किया जाए कि जो गुजरात में एक राजा थे, गुजरात के एक राजा थे, उनका नाम था नागर, देवनागर। तो देवनागर जो राजा थे गुजरात वाले, वह अपने चिट्ठी और पत्री को दूसरे राज्यों में लिखा करते थे। उन्हीं के जो है वहीं से शुरू होता देवनागरी। तो पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हमारी लिपि है वो क्या हो जाता है? हाँ, हिंदी की जो लिपि है, अगर पूछा जाए हिंदी की लिपि, हिंदी की अगर लिपि पूछा जाए तो बताना है देवनागरी। और यह देवनागरी जो लिपि है इसका उदय किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में। कहां से हुआ भाई? गुजरात में। तो हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। और यह देवनागरी लिपि जो है इसका विकास कहां से माना जाता है? गुजरात से। गुजरात से माना जाता है। अब याद रखना है कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि को इसको और क्या कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को नंदी लिपि कहा जाता है। नंदी लिपि या हाँ नंदी लिपि लिख लीजिएगा। नंदी लिपि के नाम से जाना जाता है, या नागरी लिपि, या दक्षिण भारत की नंदी लिपि कहा जाता है, या इसी को नागरी लिपि भी कहा जाता है। नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो नंदी लिपि या नागरी लिपि ये किसे कहा जाता है? तो देवनागरी को नंदी लिपि या नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। तो ये महत्वपूर्ण है, नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इसको देवनागरी लिपि को नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा भाई? नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है? दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं? तो याद रखना है कि अगर पूछा जाए तो बताना, लिख लीजिएगा देवनागरी लिपि। ये देवनागरी लिपि देखिए इधर से नहीं लिखते हैं ना, किधर से लिखते हैं भाई? तो बाएं से दाएं लिखते हैं कि दाएं से बाएं लिखते हैं? तो पूछा जाए बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। आप देखिए, अपना हाथ देख लीजिए, ये हाथ दायां है या बायां है? तो इधर से लिखते हैं ना, तो आप देखेंगे बाएं से लिखते हैं। तो इसलिए देवनागरी लिपि किधर से किधर? बाएं से। इधर से इधर, अभी हम लिख रहे हैं ना, हम इधर से लिख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो हमारा ये दायां हाथ है, ये बायां, तो मतलब बाएं हाथ से दाएं की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम बाएं से कैसा लिखते हैं? तो दाएं लिखते हैं। तो पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि जो है ये किधर से किधर? तो बाएं से दाएं। अगर यही होता, उर्दू होता, फारसी होता, तो इसको हम उलट देते, तब हम लिखते दाएं से बाएं, क्योंकि उर्दू इधर से लिखा जाता है, फारसी इधर से लिखा जाता है।
तो उलट जाता है। इसलिए देवनागरी लिपि अगर पूछा जाए तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि यहां लिखा जाता है। अब हम बात करें तो यहां पर जो है, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में लिपि को कब स्वीकार किया गया, तो याद रखना है देवनागरी लिपि को कब स्वीकार किया गया। देवनागरी लिपि को अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, ठीक है भाई, तो याद रखना है। और एक बात और बता दें यहां कि संविधान लागू होने के साथ अंग्रेजी को क्या किया गया भाई, अंग्रेजी को, संविधान लागू होने के साथ अंग्रेजी को हिंदी के सहायक भाषा के रूप में 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए मान्यता दिया गया था। तो मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ तो अंग्रेजी को हम लोग डायरेक्ट हटाए नहीं। क्यों नहीं हटाए? क्योंकि अंग्रेजी को अगर हटा देते तो हमारे यहां जितने नियम नीति सब बने थे वो अंग्रेजों ने तो बनाया था। इसलिए हिंदी के साथ साथ हम लोगों ने अंग्रेजी को कितने साल के लिए, हिंदी के साथ अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में रखा गया था। मतलब हिंदी के साथ अंग्रेजी को कै साल के लिए, 15 साल के लिए सहायक भाषा के तौर पर दर्जा दिया गया था। तो ये बातें भी हमको इसमें समझ के चलना है। कितने साल के लिए? 15 वर्ष के लिए। और जो हमारा लिपि है उसको कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950। अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि को कब स्वीकार किया गया, तो देवनागरी लिपि को 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो इतनी बातें हम लोगों को यहां पर समझ के चलना है, महत्वपूर्ण मुद्दा था। एक महत्वपूर्ण बातें और बताएं। तो इतना हम लोगों ने जो पढ़ा है, अब अगर हम बात करें कि अपने संविधान के आर्टिकल की बात करें तो संविधान का जो हमारा आर्टिकल है, जो 343 से लेकर 351 तक जो दिया गया है, वो किसके बारे में लिखा है? वो हिंदी को क्या बताता? राजभाषा। तो हिंदी को राजभाषा बताता है। पूछा जाएगा कि संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 17 और आर्टिकल कहां से कहां भाई, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है? हिंदी को क्या बताता है? ये राजभाषा बताता है, हिंदी को राजभाषा बताता है। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गया।